डियर स्टूडेंट, हम अर्थ प्रेशर या मृदा दाब के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पहले 2 लेक्चर में मृदा दाब का परिचय देख लिया है, मृदा दाब किन किन संरचनाओं पर आता है वो देख लिया है, और दूसरे लेक्चर में हमने रिटेनिंग वॉल के कौन कौन से हिस्से होते हैं और पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है। हमने देख लिया कि बैकफिल क्या होता है, अधिभार या सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज एंगल क्या होता है, और इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया है कि प्रतिधारक संरचनाएं क्या होती हैं, संरचनाएं जो मृदा को पार्श्विक या लेटरल स्टेबिलिटी देती हैं, उन्हें हम प्रतिधारक संरचनाएं कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था, ये एक रिटेनिंग वॉल है। अर्थ का लेवल, सॉइल का लेवल यहाँ पे इतना ऊंचा है, यहाँ इतना नीचा है, तो इसे यहाँ रिटेन करने के लिए हमें ये रिटेनिंग वॉल की आवश्यकता होगी। एक और एग्जाम्पल हमने देखा था, ये सीट पायल है, बांध बनाने में या इस तरह की संरचनाओं में इसका उपयोग होता है। सॉइल का लेवल यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे कम है। यहाँ सॉइल को रिटेन करने के लिए हम इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। प्रतिधारक संरचनाओं के जो प्रकार हैं उसमें हमने देख लिया था कि रिटेनिंग वॉल, सीट पायल, वल्क हेड, विंग वॉल्स और टिम्बरिंग, ये हमारे प्रमुख प्रकार हैं जो कि हम उपयोग करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये भी देख लिया था कि ये हमारी एक रिटेनिंग वॉल है। इस रिटेनिंग वॉल में ये जो पीछे का हिस्सा होता है ये हमारा बैकफिल कहलाता है या पृष्ठ भराव कहलाता है। पृष्ठ भराव के साथ में 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो पृष्ठ भराव हॉरिजॉन्टल हो या पृष्ठ भराव इस तरह से इंक्लाइंड। जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो हमारे पास कोई सरचार्ज नहीं है और ये हमारा पृष्ठ भराव या बैकफिल हो जाएगा। जबकि जब इस तरह से हो तो ये हमारा अधिभार या सरचार्ज कहलाता है, और ये एंगल अधिभार कोण कहलाता है। इसमें बाकी चीजों के लिए जो टर्म्स यूज होते हैं, बैक हमारी रिटेनिंग वॉल का पिछला भाग, रिटेनिंग वॉल का अगला भाग, हील, पदाग्र या टो रिटेनिंग वॉल के प्रमुख भाग होते हैं। ये टर्म्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिए थे। फिर हमने आगे देखा था कि जो हमारे सॉइल है, मृदा है, वो वर्टिकल प्रेशर भी डालती है, वर्टिकल प्रेशर और लेटरल प्रेशर डालती है। लेटरल प्रेशर में एक्टिव प्रेशर, पैसिव, विश्राम की स्थिति में यानी अर्थ प्रेशर एट रेस्ट हो सकता है। हमें दोनों तरह की चीजें देखनी है। पहले हमें देखना है कि ये किस तरह से वर्टिकल प्रेशर एक्सर्ट करती है। मृदा का जो वर्टिकल प्रेशर है, ऊर्ध्व दाब है, वो 3 तरह से हमें देखना है। हम टोटल प्रेशर की बात करेंगे, हम रंध्र दाब को समझेंगे और फिर हम प्रभावी दाब या इफेक्टिव प्रेशर की बात करेंगे। सबसे पहले हमें रंध्र दाब को समझना होगा। हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक जार हो, उस जार में एक स्प्रिंग लगा हो और यहाँ पे पानी निकासी की एक व्यवस्था हो, इस पे हम अगर लोड लगाएं तो पानी तो इनकम्प्रेसिबल है, असंपीड्य है, तो पानी प्रेस नहीं होगा और सारा का लोड जो भी हम ऊपर से लगाएंगे वो पूरा का पूरा हमारे पानी पे आ जाएगा, वाटर पे आ जाएगा। जैसे जैसे पानी यहाँ से लीक होना शुरू होगा, ये प्रेशर इस स्प्रिंग पे आ जाएगा। बिल्कुल यही प्रक्रिया हमारी मृदा में होती है। मृदा पे जब हम कोई लोड लगाते हैं तो सारा का सारा लोड रंध्रों में भरे पानी द्वारा वहन कर लिया जाता है। लेकिन
पारगम्यता के कारण जैसे जैसे पानी रंध्रों से बाहर निकलता है तो वो लोड सॉइल के पार्टिकल्स पे ट्रांसफर होने लगता है, और सॉइल के पार्टिकल्स पे इस तरह से ट्रांसफर होने के कारण सॉइल के पार्टिकल पे वो लोड आ जाता है। यानी सॉइल पे ये लोड तभी आएगा जब पानी धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगेगा। इस तरह से पानी पर जो दाब लगता है वो रंध्र दाब या उदासीन दाब कहलाता है। तो ये हमारे सॉइल के बहुत सारे प्रक्रियाओं में समझना हमें जरूरी होता है। हमारा जो वर्टिकल प्रेशर है, मृदा की किसी भी सतह पर ऊर्ध्वाधर दाब बाह्य बल तथा मृदा के स्वयं के भार के कारण उत्पन्न होता है। जो हमारे किसी भी सॉइल में वर्टिकल प्रेशर है किसी भी लेवल पे, मान लीजिए हमारा अर्थ लेवल ये है, ग्राउंड लेवल ये है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और हमें यहाँ पे अर्थ प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके कारण और मृदा के भार के कारण, दोनों को जोड़ के यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो हमारा वर्टिकल अर्थ प्रेशर कहलाएगा। दो कारणों से, एक्सटर्नल रीजन से और स्वयं के भार के कारण। रंध्र दाब, मृदा के रंध्रों में जल भरा रहता है, तो जो दाब जल के माध्यम से दी गई सतह पर लगता है उसे रंध्र दाब या पोर प्रेशर कहते हैं। यह दाब प्रभावहीन होता है, इससे ना तो रिक्तता अनुपात यानी वाइड रेशो में कमी आती है, ना ही विरूपण सामर्थ्य यानी शियर स्ट्रेंथ बढ़ती है। अतः इसे उदासीन दाब या न्यूट्रल प्रेशर कहा जाता है। यानी इससे शियर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, वाइड रेशो चेंज नहीं हो रही है और ये प्रभावहीन माना जाता है, इसे उदासीन दाब कहते हैं। लेकिन इसका हमें कैलकुलेशन में लेना जरूरी होता है। हम अगर प्रभावी दाब या इफेक्टिव प्रेशर की बात करें तो किसी मृदा पिंड के मृदा कणों द्वारा उसके संपर्क बिंदुओं के माध्यम से दी गई सतह पर प्रेषित दाब को प्रभावी दाब कहते हैं। पार्टिकल्स के माध्यम से जो दाब लग रहा है वो हमारा इफेक्टिव प्रेशर है। कैलकुलेशन में किस तरह से उपयोग में होता है, अगर हमारा कुल दाब सिग्मा है तो कुल दाब बराबर प्रभावी दाब प्लस रंध्र दाब होगा। यानी अगर हमें कभी प्रभावी दाब कैलकुलेट करना हो तो हमें कुल दाब में से रंध्र दाब को घटाना पड़ेगा। इफेक्टिव प्रेशर हमारा जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू इफेक्टिव प्रेशर प्लस पोर वाटर प्रेशर, ये हमारा इक्वेशन हो जाता है। तो पहले हमने इफेक्टिव प्रेशर के बारे में देख लिया, हमने वर्टिकल प्रेशर के बारे में देख लिया। अब हमें वर्टिकल प्रेशर के सहायता से मृदा के पार्श्वीय दाब के बारे में देखना है। अगर मृदा पे पर्टिकुलर वर्टिकल प्रेशर लग रहा है, अगर हमारी सॉइल के किसी पार्टिकल पे, ये हमारी सरफेस है, ये हमारा एक सॉइल का पार्टिकल है, और यहाँ पे अगर एक स्ट्रेस सिग्मा लग रहा है तो इस डायरेक्शन में कितना प्रेशर लगेगा ये हमें अब कैलकुलेट करना है। हमारा उद्देश्य है कि हम ये वाला कैलकुलेशन करें, मृदा का पार्श्वीय दाब निकालें, क्योंकि अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर में यही पार्श्वीय दाब हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम अपने अगले लेक्चर में यही मृदा का पार्श्वीय दाब निकालना सीखेंगे। धन्यवाद।